हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC 13 से एक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वो है श्रमिक वर्ग, जिसको हम लोग लेबर क्लास भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं श्रमिक वर्ग के विषय में। श्रमिक वर्ग समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है। प्रत्येक युग में उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण उनके हितों का विरोधी रहा है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक श्रमिक वर्ग को समाज में महत्व ना दिए जाने के कारण तथा उनसे तरह तरह की बेगार लिए जाने के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। यही कारण है कि आज श्रमिकों ने अपने संगठनों के माध्यम से आंदोलनात्मक नीति को अपना लिया है ताकि वे सम्मानजनक व सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। भारत में अधिकांश मजदूरों के अशिक्षित और अप्रशिक्षित होने के कारण वे सरलता से कारखाना के स्वामियों के अत्याचार और शोषण का शिकार बनते रहे हैं। ना तो उनके काम के घंटे निश्चित है, ना ही उन्हें उचित वेतन दिया जाता है। इनमें से महिला और बाल श्रमिकों का सर्वाधिक शोषण होता है। मध्यकाल में श्रमिकों की स्थिति दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए पल्सार्ट ने लिखा था, उनके मकान मिट्टी के बने हुए छप्पर की छतें के हैं। कुछ मिट्टी के घड़े और पकाने के बर्तनों और 2 चारपाइयों के अतिरिक्त उनके घरों में साज सज्जा की सामग्री बिल्कुल नहीं है। यूरोप को औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ में भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति 1858 में ब्रिटिश ताज को दिए जाने के बाद इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, क्योंकि इस अवधि में भारत का औद्योगिक विकास होने के कारण श्रमिकों के महत्व में भी वृद्धि होने लगी थी। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति 19वीं शताब्दी तक अत्यंत शोचनीय थी। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी और न ही कारखानों में समुचित प्रकाश या वायु की कोई व्यवस्था थी। अतः मजदूरों को कम वेतन पर घुटन भरे वातावरण में कार्य करने के लिए विवश रहना पड़ता था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, परंतु भारत के कारखानों में इस नियम को लागू नहीं किया गया। इस तथ्य की जानकारी के लिए एक कमीशन को नियुक्त किया गया। इसके कार्यकाल के दौरान श्री लोखंडे ने कमीशन के सम्मुख मजदूरों की ओर से एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें काम के घंटे निश्चित करने, साप्ताहिक छुट्टी दिए जाने, चोट लगने पर मुआवजा दिए जाने और समय पर वेतन वितरण की मांग का उल्लेख था। इस अधिनियम को इतना महत्व प्रदान नहीं किया गया जितना कि लोखंडे को अपेक्षा थी। बंगाल विभाजन के साथ ही देश में उग्र राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई, जिसने मजदूरों को अत्यधिक प्रभावित किया और बम्बई के मजदूरों ने कार्य के घंटे निर्धारित किए जाने की मांग पर हड़ताल का अवलंबन किया। इसी समय रेलवे के श्रमिक भी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के लिए प्रेरित हुए। सरकार के अत्यधिक दबाव और हड़ताल विरोधी दृष्टिकोण के बाद भी यह आंदोलन निरंतर उग्र रूप धारण करता गया और रेलवे विभाग की अन्य शाखाओं में भी फैल गया। मजदूरों को रुख को देखते हुए सरकार ने 1891 ईस्वी में दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा श्रमिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। साप्ताहिक छुट्टी की मांग स्वीकार कर ली गई। महिलाओं के दिन में 11 घंटे काम करने का निश्चित हुआ, परंतु पुरुषों के लिए कार्य घंटे को निश्चित नहीं किया जा सका। बाल श्रमिकों को 7 घंटे काम करने का निश्चय इस अधिनियम के माध्यम से किया गया, परंतु इनमें से किसी भी अधिनियम को अंग्रेजों के चाय व कॉफ़ी के बागानों पर लागू नहीं किया गया। बागान के स्वामी मजदूरों को अधिक वेतन देने के विरोधी थे, अतः श्रमिकों को धोखा देकर दास के रूप में यहाँ कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। रूस की 1917 की क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों के आंदोलन में अभिवृद्धि देखने को मिलती है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था। इसी समय में डाक तार विभाग और सरकारी प्रेसों के कर्मचारी ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी। जब बाल गंगाधर तिलक को 22 जुलाई 1908 को पुनः 6 वर्ष के लिए बंदीगृह में डाल दिया गया, तो बम्बई के मजदूरों ने
6 दिनों तक सड़कों पर पूर्ण हड़ताल रखी। उन्होंने सरकारी सड़कों पर सेना का भी सामना किया। यह तिलक के बंदीकरण के विरोध में मजदूरों की प्रथम सफल हड़ताल थी, जिसमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रूस की बोल्शेविक क्रांति ने मजदूरों को अत्यधिक प्रभावित किया और बंगाल के मजदूर भी इससे अछूते नहीं रहे। परिणाम था, भारत में भी मजदूर आंदोलन का श्री गणेश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और मजदूरों को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी ने इनके जीवन को नारकीय बना दिया और धनी दिन प्रतिदिन धनवान और निर्धन दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए। हड़ताल की जो प्रक्रिया 1918 में आरंभ हुई, वह अगले 3 वर्षों तक जारी रही। 1918 में की हड़ताल में बम्बई के सूती कपड़ों के कारखाने लगभग बंद हो गए। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मजदूरों ने पुनः हड़ताल का सहारा लिया। इससे प्रेरित होकर कानपुर की सूती मिलों में, कलकत्ता की जूट मिलों, बम्बई के मजदूरों ने तथा ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी, बम्बई और शोलापुर, टाटानगर, बद्रास और अहमदाबाद के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। इन हड़तालों के परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक ढांचा पंगु हो गया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद मजदूर यूनियन का उदय एक शक्तिशाली इकाई के रूप में हुआ और साम्राज्यवादी शक्तियां भी उनका दमन नहीं कर सकी। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का राष्ट्र संघ के अंतर्गत गठन किया गया, परंतु भारत में कोई अखिल भारतीय स्तर का मजदूर संगठन न होने के कारण सरकार स्वेच्छा से प्रतिनिधि चुनकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार का विश्वस्त व्यक्ति ही इसका सदस्य होता था। मजदूरों ने सरकार के इस अधिकार का विरोध किया, स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनने का दावा प्रस्तुत किया और विभिन्न नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CL एंड्रयू आदि के प्रयासों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ILO के सदस्य का चुनाव करना था, न कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई मजदूर संगठन बनाना था। इस संगठन के द्वारा जोशी व दीवान चमनलाल का प्रतिनिधित्व हेतु चयन किया गया। 1927 तक इस संगठन की बागडोर सुधारवादियों के हाथों में रही और 1924 में देशबंधु चितरंजन दास ने एक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में सरकार से मजदूरों के हित में कानून बनाने का आग्रह किया गया। 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से एक अन्य संगठन भी बनाया गया। श्रमिक संगठन में सदैव एकता का अभाव पाया गया। सरकार की दमनात्मक नीतियां भी इनके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती रही। फिर भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन का तीव्र गति से विकास हुआ। 1929 में भारतीय इतिहास में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। पुराने सुधारवादी नेताओं को उनके पदों से हटाया जा रहा था और साम्यवादियों का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ रहा था। साम्यवादियों ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, अपितु वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के भी इच्छुक थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की शक्ति में आने के बाद उससे विभिन्न श्रमिक संगठनों को संगठित करने का प्रयास किया गया। उसे इस कार्य में 1938 में सफलता प्राप्त हुई। इस अवधि में श्रमिक आंदोलन के विकास में आवश्यक वस्तुओं का अभाव व पतनोन्मुख आर्थिक अवस्था सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई, परंतु सरकार ने इन आंदोलनों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग किया। सन 1920 में AINTUC, जिसके हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। फलतः स्थान स्थान पर अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने हड़ताल की और संपूर्ण देश में अशांति और अराजकता फैल गई। अतः स्पष्ट है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व मजदूरों ने अपने संगठन बना लिए थे, क्योंकि अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे।
हड़ताल को उन्होंने अपना माध्यम बनाया था। फिर भी शक्ति संपन्न कारखानों के स्वामी उनके कार्य में बाधक थे, अतः मजदूरों ने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण उनकी अशिक्षा और संगठन की शिथिलता भी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।